नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों के साथ। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री सचिवालय में सचिव समिति की बैठक हुई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय पहुंचकर सचिव समिति की बैठक में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी पहले ऐसे सीएम हैं जो सचिव समिति की बैठक में शामिल हुए हैं। बैठक में मुख्य सचिव से लेकर सचिव स्तर के अधिकारी मौजूद रहे। तो देहरादून में मुख्यमंत्री सचिवालय में सचिव समिति की बैठक हुई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिव समिति की बैठक में हिस्सा लिया। सीएम पुष्कर सिंह धामी पहले ऐसे सीएम हैं जिन्होंने सचिव समिति की बैठक में हिस्सा लिया है। बैठक में मुख्य सचिव से लेकर सचिव स्तर के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। तो देहरादून में सचिव समिति की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता अभय कैंतुरा का। अभय, आज देहरादून में सचिव समिति की बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे, बैठक में शामिल हुए। बैठक में क्या कुछ बिंदुओं पर चर्चा की गई? देखिए, आज सचिव समिति की पहली बैठक यहाँ पर हुई। इस वर्ष की जो सचिव समिति की बैठक थी, पहली बैठक थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बैठक में मौजूद रहे। शासन स्तर के जो सभी आला अधिकारी हैं, मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, विशेष प्रमुख सचिव और सचिव स्तर के जो अधिकारी थे, वो सभी इस बैठक में मौजूद रहे। कोशिश यही रही कि जो शासन स्तर के जो अधिकारियों की जो समस्या होती है, उनको इन समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया जा सके। साथ ही जो अधिकारियों की तरफ से जो कार्य प्रणाली अब तक बनाई गई है, उसमें किस प्रकार से कुछ बदलाव की आवश्यकता है, या सरकार की जो अपेक्षाएं होती है कि शासन और जनता के बीच में जो समन्वय की जो अक्सर कमी देखने को मिलती है, उसे किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, उसको लेकर बातचीत यहाँ पर हुई। सबसे बड़ी बात यह कि इस सचिव स्तर की समिति में जो अधिकारियों की जो समस्याएं होती है, खासतौर पर अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच के जो संगठन होते हैं, चाहे कर्मचारी संगठनों की मांगों का, उसका निदान किस प्रकार से किया जा सकता है, कैसे विकास के कार्यों को और सुगम तरीके से यहाँ पर बनाया जा सकता है, जो विभागों की जिम्मेदारी अधिकारियों के पास है, उसका निर्वहन किस रूप में यहाँ पर किया जा रहा है, उन सब चीजों को लेकर यहाँ पर बातचीत हुई है। साथ ही मुख्यमंत्री की तरफ से एक प्रयास और यहाँ पर किया गया कि जो विभागों के द्वारा जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, सरकार के योजनाओं को लेकर, विकास की योजनाओं को लेकर जो विभागों ने अपने लक्ष्य चुने, उन लक्ष्यों को किस प्रकार से प्राप्त किया जा रहा है, और जो सचिव स्तर की जो जिम्मेदारियां होती है, खासतौर पर जो जिलों के प्रभार वाली जो जिम्मेदारियां होती है, उस पर अधिकारी कितने अभी तक दौरे कर पाए हैं, जनता के बीच से क्या कुछ निकलकर सामने आ पा रहा है। बिल्कुल, यानी सारे कामों का यहाँ पर अपडेट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिया है। साथ ही अब है सवाल ये भी कि जिस तरह से इस बैठक में मुख्य सचिव से लेकर तमाम जो भी सचिव स्तर के अधिकारी थे वो मौजूद रहे। सीएम पुष्कर सिंह धामी इसी के साथ पहले सीएम बन गए हैं जिन्होंने सचिव समिति की बैठक में हिस्सा लिया हो। ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ही कार्यकुशलता है कि वो जिस रूप से जनता से मिलते हैं, उसी अंदाज में अधिकारियों से भी मिलने का काम करते हैं। और अगर अधिकारी स्तर पर कहीं पर कोई लापरवाही बरती जाती है, तो फिर उसे त्वरित गति से अधिकारियों को सख्त नकेल कसने का काम भी उनकी तरफ से यहाँ पर किया जाता है। यानी अधिकारियों की जो जिम्मेदारी है, अगर उस जिम्मेदारी का पूर्ण तौर से अधिकारी निर्वहन नहीं कर पा रहे, तो फिर शासन स्तर पर जो कार्रवाई होनी चाहिए, उस कार्रवाई को करने से भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कोई गुरेज नहीं करते हैं। और यही वजह कि पिछले 2 सालों में भ्रष्टाचार के कई मामलों पर जिसमें अधिकारी संलिप्त थे, अधिकारियों को भी सलाखों के पीछे भेजने का काम मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ पर किया गया, या धामी सरकार की तरफ से उस पर कठोर निर्णय तक लिए गए। अभी ये कहा जा सकता है कि जो सचिव समिति की बैठक यहाँ पर हुई है, इस बैठक का प्रमुख उद्देश्य यही था कि विभागों की तरफ से जो विकास की योजनाएं धरातल पर उतारी जा रही है, उस पर किस प्रकार से गति लाई जा सकती है, क्योंकि मानसून सीजन में उत्तराखंड राज्य को बड़ा नुकसान यहाँ पर हुआ है। ऐसे में अगर अधिकारियों की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से उसका सही तरीके से निर्वहन किया जाता, तो फिर जो विकास के काम होंगे, बिल्कुल, यानी विकास की योजनाओं को किस तरह से और गति दी जा सके, कैसे बढ़ाया जा सके, इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सचिव समिति की बैठक में शामिल हुए और अधिकारियों के साथ कई सारे बिंदुओं पर चर्चा भी की। अभी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में उपचुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी
तेज हो चली है। बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा के उपचुनाव से उत्साहित कांग्रेस अब केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी जीत के दावे करती हुई नजर आ रही है। वहीं विपक्ष के दावों पर तंज कसते हुए वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि आज भले ही विपक्ष लाख दावे कर रहा हो, लेकिन वो अपनी हार को बचा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि प्रदेश में 2014 से लगातार 5 लोकसभा सीट बीजेपी जीत रही है। विपक्ष के दावे तो सारी सही है। मुझे लगता है विपक्ष को अपनी हार जो है वो बचा नहीं पा रहे हैं, वो किसी को भी मुद्दा बनाते हैं। मैं यदि उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, कि देश के परिप्रेक्ष्य में मैं बहुत ज़्यादा जानकारी में नहीं रखता, लेकिन आप समझिए कि 2014 से जीतने का सिलसिला भारतीय जनता पार्टी का जारी है। यानी 2014, 2019, 2024 में लगातार भारतीय जनता पार्टी 500 सीटें जीत रही है। शायद इस हार को वो पचा नहीं पा रहे हैं हमारे कांग्रेस के साथी। बजाय ऐसे आरोप लगाने के वो अपना अंतर्द्वंद खत्म करें, बजाय आरोप लगाने के वो जनता के हित में बात करें, बजाय वो आरोप लगाने के वो जनता के लिए बातचीत करें, तो मुझे लगता है कि उनको शायद उससे लाभ होगा, नहीं तो वो 2029 में। वहीं देहरादून में उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतुभूषण खंडूरी ने मॉनसून सत्र की तैयारियों के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक की। गैरसैंण में 21 अगस्त से मॉनसून सत्र प्रस्तावित है, जिसको लेकर बैठक हुई, जिसमें उन्होंने सत्र के दौरान आपात स्थिति से निपटने के लिए भी अधिकारियों को तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सत्र से पहले गैरसैंण विधानसभा भवन में बिजली, पानी, मेडिकल, फोन, इंटरनेट जैसी सुविधाएं भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री, विधायकों, पत्रकारों और अधिकारियों को और कर्मचारियों को असुविधा नहीं होनी चाहिए, ऐसे भी निर्देश विधानसभा अध्यक्ष ऋतुभूषण खंडूरी ने अधिकारियों को दिए हैं। को लेके पूरी तरह से तैयारी है हमारी, लेकिन मैंने आज अपने अफसरों के साथ जो विधानसभा सचिवालय है उनके साथ एक बैठक की है, ताकि जो भी हमारे जो सत्र है वो सही तरीके से चले, किसी को किसी तरह की समस्या ना हो और जनता के जो भी प्रश्न होते हैं, जो भी मुद्दे होते हैं, वो हमारे सदन में उठ सके और उनके जवाब मिल सकें। इस तरह से प्रयास रहेगा कि सभी को ठीक से सुविधा मिले और सत्र ठीक से चले। को लेके पूरी तरह से तैयारी है हमारी, लेकिन मैंने आज अपने अफसरों के साथ जो विधानसभा सचिवालय है उनके साथ एक बैठक की है, ताकि जो भी हमारे जो सत्र है वो सही तरीके से चले, किसी को किसी तरह की समस्या ना हो और जनता के जो भी प्रश्न होते हैं, जो भी मुद्दे होते हैं, वो हमारे सदन में उठ सके और उनके जवाब मिल सकें। इस तरह से प्रयास रहेगा कि सभी को ठीक से सुविधा मिले और सत्र ठीक से चले। को लेके पूरी तरह प्रदेश में लगातार हो रहे विकास कार्यों को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी का कहना है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी कांग्रेस की समझ से बाहर है। जिस प्रकार से सीएम धामी लगातार विभागों की समीक्षा बैठक कर रहे हैं, लगातार आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, अधिकारियों के साथ आपसी समन्वय बना रहे हैं और वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष यात्रा का ढोंग करते हैं। अगर वो यात्रा का ढोंग भी कर रहे हैं तो उन्हें जनता के बीच जाकर उनकी सहायता करनी चाहिए, लेकिन आपदा के समय विपक्ष हमेशा नदारद रहता है। देखिए, ऐसा है, कांग्रेस पार्टी को खुद सलाह लेने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी सभी आपदा प्रभावित क्षेत्रों में लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और पल पल की अपडेट खुद ले रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस के समझ में नहीं आ सकती, क्योंकि उन्होंने कभी इस तरीके का विजन ही नहीं रखा। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी, आप देखिए कि कल भी उन्होंने कितना घंटे जो है वो डिपार्टमेंटल जो एक समीक्षा बैठक की है, ऐसा पहले कभी हुआ नहीं है, हमने तो नहीं सुना। तो देखिए, धामी जी को धाकड़ धामी ऐसे ही नहीं बोला जाता, उनके कार्य भी धाकड़ हैं और वो कांग्रेस
आपके, मैंने जैसे पहले कहा कि समझ से बाहर है। करण महाराज जी को मेरी सलाह है कि जिस प्रकार से आपने वहां पे यात्रा का ढोंग किया, चाहे वो चुनावी रणनीति थी, अरे चुनावी रणनीति बनाकर ही पहुंचिए तो सही। वहां पे केदार घाटी का ही आपने मुद्दा उठाया था, तो वहां पे जाके लोगों की मदद करें। इस वक्त हमारे जनता को, हमारे लोगों को, हमारे परिवारों को सख्त जरूरत है जनप्रतिनिधियों की। वहीं प्रदेश में अफसरशाही को लेकर पक्ष विपक्ष हमेशा से ही आमने सामने रहे हैं। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में अधिकारी बेहतर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की समझदारी और उनकी सूझबूझ का परिणाम राज्य को भरपूर मिल रहा है और हर मोर्चे पर उनकी समझ का प्रतिफल राज्य को मिल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि नीति आयोग की रिपोर्ट में हम पहले नंबर पर थे और सीएम धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड लगातार आगे बढ़ रहा है। डेफिनेटली माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कैबिनेट है और जो पूरा उनका मंत्रिमंडल और जो अधिकारी लोग, मैं स्पेशली कहूंगी क्योंकि देखिए ब्यूरोक्रेसी का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी क्षेत्र को डेवलप करने का। तो हमारे जो अधिकारी हैं वो बहुत ही काबिल हैं। आप देख रहे हैं कि वो चप्पे चप्पे पर 24 आवर्स उपलब्ध हैं। तो उनकी सलाह से और उनकी जो मैं कहूंगी कि जो इंटेलिजेंस है उसका राज्य को पूरा पूरा फायदा मिल रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वो बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि नीति आयोग की रिपोर्ट में हम एसडीजी में नंबर 1 है और पूरे भारत में नंबर 1 है। तो ये मैं कहूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत बड़ी अचीवमेंट है और गुड गवर्नेंस में हम लगातार आगे जा रहे हैं। सारे विकास कार्य जो हैं वो हमारे बहुत अच्छे हो रहे हैं और उसके लिए हमें पूरा सेंटर से भी सहयोग मिल रहा है और सराहना मिल रही है। जनवरी 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ होने जा रहा है। कुंभ विशेष तौर पर साधु संतों का ही आयोजन होता है। साधु संतों और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच इस कुंभ को लेकर बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। इस साल की दीपावली के बाद सभी 13 अखाड़े इस कुंभ के लिए प्रयागराज में इकट्ठा होना शुरू कर देंगे। कुंभ की तैयारियों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के साथ बैठक में शामिल होने के लिए हरिद्वार से प्रयागराज रवाना होने से पहले महाकुंभ मेले की अखाड़ों की तैयारियों पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी से बातचीत की हमारे संवाददाता विकास चौहान ने। 25 में प्रयागराज में महाकुंभ होने जा रहा है, जिसकी तैयारियों के लिए जहां उत्तर प्रदेश में बैठकों का दौर जारी है, वहीं संतों की तरफ से क्या तैयारियां हैं और अखाड़े किस तरह से संतुष्ट हैं उस तैयारियों को लेकर, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महेंद्र रविंद्र पुरी जी। महाराज जी, सबसे पहले आपका स्वागत है इंडिया वॉइस में। बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। गुरु जी, बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है, अगले वर्ष महाकुंभ होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कितनी तैयारियां आप देखते हैं और आगे क्या विचार है? देखिए, अगले वर्ष की बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि आपको जो आपका कुंभ है, जो कुंभ पर्व है, महाकुंभ है, वो हमारा दिसंबर से ही शुरू होगा। जो हमारे अखाड़े, जितने भी हमारे अखाड़े हैं, जो हमारी जमातें आती है, वो सब दिसंबर में ही जो है अपना प्रयागराज में पहुँच जाती है और दिसंबर में ही हम छावनी प्रवेश करते हैं। हम अखाड़ों से हमारी परंपरा है, जितने भी हमारे संत हैं नवंबर दिसंबर में प्रयागराज में आना शुरू करेंगे, प्रयागराज में पहुँचेंगे और वहाँ से हम एक जुलूस के रूप में जहाँ छावनी हमारी होगी, हम छावनी प्रवेश करेंगे। तो हमारा जो कुंभ के जो स्नान है वो जनवरी में होंगे और उसके बाद जो है वहाँ से जितने भी हम संत महात्मा अखाड़े हैं, हम वहाँ से फिर वाराणसी में प्रवास करते हैं। गुरु जी, जिस तरह से बैठक हो भी चुकी हैं, 2 बैठकें हो गई हैं, उत्तर प्रदेश में खुद एक संत मुख्यमंत्री हैं, ऐसी स्थिति में आपके द्वारा उन बैठकों में क्या विचार रखे गए और सरकार की तरफ से किस तरह का रुझान आते हैं? मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो पिछला जो हमारा कुंभ मेला हुआ था, वो भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी के कार्यकाल में हुआ था। उस समय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री थे और यूपी के मुख्यमंत्री जी हमारे योगी जी थे, दोनों संत हैं। बहुत अच्छा कुंभ हुआ था और उस समय हमारे योगी जी ने ऐसा कुंभ हमारा कराया था कि जिसमें लाखों की संख्या में शौचालय बने हुए थे। स्वच्छ कुंभ, दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ, ऐसा कुंभ पहले कभी हुआ ही नहीं था।
और हम जो मेरा मानना है, मैं यही सोचता हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो अब जो कुंभ होगा, जो 2025 का कुंभ है, बहुत ही अच्छा, उससे भी अच्छा बेहतर कुंभ होगा और वो भी बहुत दिव्य भव्य और स्वच्छ कुंभ होगा, ऐसा हमारा मानना है। गुरु जी, एक स्नान के अलावा अगर हम बात करें, कुंभ में अक्सर देखा में आया है कि फर्जी संतों का मामला भी जरूर उठता है, तो उस पर किस तरह के विचार रहेंगे और क्या फिर से एक लिस्ट जारी की जाएगी? देखिए, फर्जी संत हम किसी को कहना नहीं चाहते। फर्जी संत हमने जो नाम दिया है, मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। जो सनातन के विपरीत में कार्य करता है उसको हम फर्जी संत कहते हैं। कहने का तात्पर्य जो सनातन का विरोध करता है। तो कहीं ऐसे संत हमारे समाज में आ गए हैं जो राधा जी पे टिप्पणी करते हैं, मतलब जितने भी हमारे भागवत महापुराण है, शिव पुराण है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, तो ऐसे संत भी हमारे बीच में आ गए हैं। तो कई संत ऐसे भी है कि जो खुद अपने आप को भगवान मानने लग गए हैं। कई संत ऐसे जो पाखंड करते हैं। तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा ऐसे संतों पे बैन लगाया जाए, इनको जो है वहाँ पे कुंभ मेले में कोई पाखंड नहीं करने दिया जाएगा। तो क्या उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई भी की जाएगी, चाहे जिस तरह से उनको जमीन ना देने की अपील भी की जाएगी सरकार से? देखिए, अब ये समय तय करेगा। अभी बहुत समय है, अभी 4-5 महीने शेष है, तो उस समय हम देखेंगे। जितने भी ऐसे पाखंडी वहाँ आएंगे, वहाँ हम इस बार कोई भी पाखंड की दुकान लगने नहीं देंगे। हमारा पूरा प्रयास होगा, जितने भी वहाँ संत आएंगे, जितने श्रद्धालु आएंगे, सबका स्वागत हो, सबका सत्कार हो और कुंभ बहुत अच्छा हो, ताकि आने वाले जो हमारा जो अगला कुंभ है, वो भी जो कुंभ करके जाएंगे उनको भी याद रहे हम कहीं प्रयागराज में गए थे, बहुत अच्छा स्नान हुआ था। और आपने देखा होगा, जब भी हमारा कुंभ मेला होता है, हमारी एक परंपरा ही अलग है। जैसे हमारे संत है, हमारा संत जहाँ स्थान पर रहता है, उसका ये नियम होता है, जो भी उसके पास है वो पूरा कुंभ मेले में वो भंडारा करेगा, वो खर्चा कर देगा, वो जीरो से दोबारा शुरू होगा। और ये आप मान के चले कि हमारा हर 3 साल में, 2-3 साल में कुंभ मेला आता है। क्योंकि कुंभ मेला एक नहीं है, हमारे कुंभ 4 स्थानों पे आते हैं। आपने देखा होगा प्रयागराज का कुंभ है, उसके बाद हमारा जैसे हरिद्वार में भी कुंभ होता है, आपने देखा होगा हमारा उज्जैन में भी कुंभ होता है, और उसके बाद हमारा नासिक और त्र्यंबक में कुंभ होता है। एक ही कुंभ है वो, परंतु उसमें हमारे जो वैष्णव संप्रदाय है वो नासिक में स्नान करते हैं, और जो हम सन्यासी है हम त्र्यंबक में स्नान करते हैं। तो कहने का तात्पर्य हमारा हर 2-3 साल में कुंभ होता है, और सभी संत महात्मा जो है अपने जो उनके पास होता है उसका दान करते हैं, भंडारा करते हैं, जैसे भी उनसे अच्छा लगता है वैसे वो करते हैं। तो कह सकते हैं कि इस बार का फिर से एक दिव्य और भव्य कुंभ होने जा रहा है मोदी जी की और योगी जी के। देखिए, हमें पूरा विश्वास है, जहाँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है और जहाँ हमारे मुख्यमंत्री जी है, यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नितिर्मतिर्मम। जहाँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है, योगी जी है, वहाँ तो सब निश्चित है, वहाँ जीत ही जीत है और अच्छा कुंभ होगा, दिव्य होगा, भव्य होगा, हमारा यही मानना है। तो ये थे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जो बता रहे थे कि आने वाला कुंभ भी एक बार फिर से दिव्य और भव्य होगा। विकास चौहान, इंडिया वॉइस, हरिद्वार। वहीं उत्तराखंड में बारिश का सितम जारी है। इस दौरान बारिश की वजह से जगह जगह लोगों को परेशानी भी झेलनी पड़ रही है। उत्तराखंड के नैनीताल के हल्द्वानी रामनगर देहरादून स्टेट हाईवे में चकलुआ के पास बरसाती नाले का तेज बहाव आ गया, जिससे नाले के दोनों ओर सैकड़ों यात्री और वाहन फंस गए। ऐसे में यात्री जोखिम उठाकर बरसाती नाले के तेज बहाव को पार करने को मजबूर है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से चकलुआ के पास जो नाला है वो उफान पर आ गया। प्रशासन और पुलिस टीम हालांकि मौके पर मौजूद है। बता दें कि बीते 31 जुलाई को आई तेज बारिश की वजह से ये तेज बहाव में आ गया था और चकलुआ नाले पर बना पुल बह गया था। वहीं रुद्रपुर में 2 मकानों में जलभराव होने पर फंसे लोगों को रेस्क्यू
एसडीआरएफ कर रही है। दरअसल रुद्रपुर में अतिवृष्टि से जल भराव की स्थिति बनी हुई है। वहीं 2 से 3 मकानों में पानी भर गया, जिसमें कुछ लोग फंसे हुए हैं, जिसके बाद सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य में जुट गई। आपको बता दें कि एसडीआरएफ की टीम द्वारा राफ्ट की सहायता से वहां फंसे 15 से 20 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। वहीं केदारनाथ में आई आपदा में फंसे यात्रियों का रेस्क्यू लगातार जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के 4 जिलों रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी और अल्मोड़ा में आपदा से हुई क्षति का आकलन करने के लिए 4 कमेटियां बनाई हुई हैं। इसी को लेकर बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में आपदा को लेकर उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। उत्तराखंड के अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग कमेटी बनाई गई है। साथ ही कमेटी के लोग ग्राउंड जीरो पर जाकर वहां का जायजा भी ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे एसओसी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी 24 घंटे आपदा को लेकर के स्वयं वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी ने अपने संगठन को भी आपदा राहत कार्यों में सहयोग देने के लिए निर्देशित किया है और इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी ने बागेश्वर, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, टिहरी और रुद्रप्रयाग जिले में जिस तरह की जो आपदा की घटनाएं हुई, बादल फटने की जो घटनाएं हुई है, भारी नुकसान वहां पर हुआ है, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अधिक से अधिक अपना सहयोग आपदा राहत कार्य में दें। और आपदा देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।